प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बी पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं। एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग, और दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन। पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है उसमें हमने आपकी इस कहानी संचयन पाठ्य पुस्तक के आरंभिक 8 कहानियों पर विस्तार से हमने चर्चा की थी। 8 कहानियों का हमने अध्ययन कर लिया है और अंतिम जो कहानी है खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर जी के द्वारा रचित, जिसका नायक है चंदर और वह महानगरीय जीवन के संतरास से वे दुखी हैं। अकेलेपन और अजनबीपन का वह जीवन जी रहा है। उसे हर जगह असंबद्धता और परायेपन लगता है। दिल्ली जैसे इस यांत्रिक जीवन में, यांत्रिक आज का जो औद्योगिकरण का जो युग है उसमें वह हर जगह उसे अपनापन वह ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन अपनापन कहीं नहीं मिलता। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य इतना व्यस्त है कि उसे वो एक दूसरे से पहचानने से इनकार करते हैं। और यही तो चंदर, इस कहानी का जो प्रमुख नायक है, वो भी इसी स्थिति से गुजरता है। उसे कोई भी नहीं पहचानता। उसकी जो पत्नी है निर्मला, वह भी एक तरह से, उसमें भी उसको अपनापन नज़र नहीं आता। उसके मित्र आनंद है, उसमें भी अपनापन नज़र नहीं आता। और कॉफ़ी हाउस, कनॉट पैलेस, हर जगह वह जाता है, सड़क पे, बस स्टॉप पे, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कोई भी उससे जान पहचान नहीं है। और उससे वह एक तरह से अपना आप की पहचान भी खोता जा रहा है। और आज के यांत्रिक युग में मनुष्य अपनी पहचान तक खोता जा रहा है और स्वार्थीपन का वह व्यवहार करता है। इससे ये चंदर बहुत दुखी है और इसी संतरास भरी ज़िंदगी से वह गुजरता है। और उसकी एक प्रेमिका इंदिरा, वह भी जब काफ़ी समय बाद, 4 वर्ष बाद वह उससे मिलता है तो वह भी अपनी जान पहचान एक तरह से खो देती है। तो उससे भी उसे बड़ा झटका लगता है। तो देखिए, बस आने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके थे और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आपकी कहानी संचयन वाली ये पाठ्य पुस्तक पूर्ण हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। बस आने का नाम नहीं ले रही। खड़ी खड़ी चंद्र को लगा कि इस अनजानी और अपरिचित नगरी में बस अब एकमात्र एक इंदिरा मेरी पूर्व प्रेयसी है, जो उसे सालों के बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा। वह अजनबीयत किसी तरह उसकी टूटे तो सही। अजनबीपन जो जिसमें वो जीवन जी रहा है, वह अब कहीं से कहीं तो टूटे। कोई तो उससे इस दिल्ली में जैसे महानगर में उसको पहचाने, कुछ क्षणों के लिए तो जान पहचान बनाए, अपनापन दिखाएं, कहीं कहीं संबंधता एक बार दिखाएं, तो उसका अजनबीपन और अकेलापन उस व्यक्ति का दूर हो जाता है। तभी एक फटफट वाला आवाज़ लगाता हुआ आ गया। गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एक कदम आगे बढ़ा और सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान गया। आइए बाबूजी। करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देख चंदर का मन हल्का हो गया। आखिर एक ने तो कम से कम उसे पहचाना है इस दिल्ली जैसे महानगर में। चंदर सरदार को पहचानता था। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट प्लेस भी आया था। आंखों में पहचान देखते ही चंदर लपक कर फटफट पर बैठ गया। 3 सवारियां और आ गई और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुक गया। चंदर ने एक चावनी निकाल कर सरदार की हथेली पर रख दी और एक पहचान भरी नज़र से उसे देख आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज़ आई, ए बाबूजी, कितना पैसा दिया है? चंदर ने मुड़कर देखा तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कह रहा था, 2 आने और दीजिए साहब। हमेशा 4 ही आने तो लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान जताता हुआ बोला, पर सरदार जी की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं थी। मैं फिर बोला, सरदार जी, आपकी फटफट पर ही तो 20 बार 4 आने देकर ही आया हूँ। लेकिन सरदार जी, मैं यहाँ एक तरह से चंदर को यहाँ लगता है कि सरदार जी स्वार्थी हैं और वो केवल अपने पैसों के लिए, किराए के लिए बस वो जान पहचान लोगों से बढ़ाते हैं। तो हर व्यक्ति महानगरीय जीवन में, एक तरह से महानगरों में, औद्योगिकरण के इस यांत्रिक युग में हर मनुष्य अपने स्वार्थों में डूबा हुआ है। स्वार्थ पूरा होने के बाद में सबसे बच्चा अपना परिचय भुला देता है। किसे होरने लए होंगे 4 आने, यानी किसी और ने लिए होंगे 4 आने, यहाँ तो पूरा पैसा लगेगा।
अस्सी तेजे आने तो घट नहीं देंगे बादशाहों, यानी सरदार बोला और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की नहीं थी। चंद्र ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। यानी यहाँ सरदार जी से भी उसे अपनापन नहीं मिला और इंदिरा उसे वैसे ही मिली। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंद्र को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज। उसकी आंखों में वही पहचान की परछाई तैर रही थी। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज गए, 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई। अच्छा, चाय तो पियोगे? और चाय तो इनकार नहीं की जा सकती क्योंकि चंद्र चाय पीता है। चंद्र ने बड़े उत्साह से कहा और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान जैसे उतर गई थी और मन का अकेलापन कहीं डूब गया था। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा प्याले सीधे करके चाय बनाने लगी और वह उसकी बाहों, चेहरे और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वहीं था, वैसा ही था जैसा पहले था कि वे चिर परिचित हैं। पूर्व मेरी प्रेयसी जैसी हैं वैसी मुझे नजर आई। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूँ? और यहीं उसका मन ठिठक जाता है और झटके से जैसे सब कुछ बिखर गया कि ये इंदिरा भी भूल गई कि चंद्र को जो है 2 चम्मच चीनी डालने से वह नहीं पी सकता, उसका गला खराब हो गया। ये बात भी, यानी यहाँ पर भी अपनापन ख़त्म। यहाँ पर भी उसको अकेलापन और एक तरह से हताशा हाथ लगती है। चंद्र का गला सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वो पूछेंगी कि क्या 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होगा। पर इंदिरा ने 2 चम्मच चीनी डाल दी और प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही जिनसे मेहमानबाजी की बू आ रही थी, यानी और चंद्र का मन कर रहा था कि वे चीखता हुआ यहाँ से भाग जाएं और किसी दीवार से अपना सिर टकरा दें, यानी कहीं भी उसे अपनापन नज़र नहीं है। हर जगह उसे एकांकीपन जीवन जीना पड़ रहा है। कहीं भी हर जगह असंपृक्तता है। अपनापन, लगाव, जुड़ाव, प्रेम कहीं भी नज़र नहीं आता। जैसे तैसे चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें की थी उसे अब बिल्कुल भी याद नहीं रही। सड़क पर निकलकर उसने एक गहरी सांस ली और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह गया और उसका गला पूरी तरह सूख रहा था और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ था। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर नशे में गालियां बक रहे थे और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा जा रहा था। मछलियां तलने की गंध यहाँ तक आ रही थी और पान वाले की दुकान पर कुछ जवान लोग कोका कोला की बोतलें मुंह में लगाए खड़े थे। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे थे और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। कारें, टैक्सियाँ, बसें और स्कूटर आ जा रहे थे, यानी बहुत ही व्यस्ततम सड़कें दिल्ली की। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही थी। चंद्र थका सा अपने घर की ओर लौट रहा था। अंगुलियों पर जूता काट रहा था और मोजे की बदबू और भी तेज हो गई थी पसीने की वजह से। आखिर वे थका हारा घर पहुंचा और एक मेहमान की तरह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वे कोई नई बात नहीं थी। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराई और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछा, बहुत थक गए हैं? हाँ, चंद्र ने कहा और बहुत प्यार से कहा। उसका मन भीतर से उमड़ आया था। उस किराए के मकान में भी उस क्षण उसे राहत मिली और उसे लगा कि वह घर उसी का है। निर्मला खाना लगाते हुए बोली, हाथ मुंह धो लो, अभी खाने का मन नहीं है, चंद्र ने कहा। बहुत प्यार से देखते हुए निर्मला ने पूछा, क्यों, क्या बात है? सुबह भी तो खा के नहीं गए थे, दोपहर में कुछ खाया था? हाँ, उसने कहा और निर्मला को देखने लगा। निर्मला कुछ अचकचाई और थकी सी उसके पास बैठ गई। चंद्र कुछ देर खोई खोई नज़रों से कमरे की हर चीज़ देखता रहा। बीच बीच में बड़ी गहरी नज़रों से निर्मला को ताक लेता
निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगी थी। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे थे। उसकी बरौनियाँ मुलायम कांटों की तरह लग रही थी और कनपट्टी के पास रेशमी बालों के सिरे अपने आप घूम गए थे। पलकों के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही थी और उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका लिया था, हाथ का कड़ा। चंद्र की निगाहें उसमें पुरानी पहचानें खोज रही थी। उसके नाखून, अंगुलियां, कानों की गुदारी लवें। फिर उठकर उसने पर्दे खींच दिए और आराम से लेट गया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, अब अजनबी नहीं है और इस तरह का तनाव और संतरास उसमें नहीं। उसकी पत्नी उसके साथ है जिसमें अब उसे अपनापन और संबद्धता और लगाव नज़र आ रहा है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है। वो ये घर किराया का नहीं, उसका खुद का है और पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं। उसकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे से बिना टकराए हुए निकल सकता है। थाने की घड़ियाल ने 2 घंटे बजाए तो चंदर की नींद उचट गई। यानी जिस भावावेश में वह डूबा हुआ था, उन भावनाएं एक तरह से नींद टूटी। नींद के खुमार से में ही वह चौंक सा पड़ा, जैसे कमरे की खामोशी और सूनेपन से वह एक तरह से डर गया हो। अंधेरे में ही उसने निर्मला को टटोला। तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ा और उन बालों की चिकनाई उसने एक तरह से महसूस की। वहाँ उसे अपनापन लगा और फिर झुकाकर वह उन्हें सूंघने लगा, जिसमें अपनेपन की गंध आने लगी। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वे धीरे से नींद में गुनगुनाई और चंदर का दिल अचानक धक से रह गया। कहीं निर्मला जाग न जाए और अनजाने की इस स्पर्श से अजनबियों की तरह वह चौंक न जाए। यानी जो परिचय हैं, या पहचान है, या संबंध है, वो भी एक तरह से परायेपन जैसा व्यवहार न करने लग जाए। निर्मला नींद में ही कुछ बड़बड़ाई और फिर उसे जैसे डर कर रोने लगी। चंदर चौंक सा गया। क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? यानी अपने पति के स्पर्श को भी वह पत्नी नहीं पहचानती? तो एक तरह से उस चंदर फिर कहाँ अपनापन ढूंढे? उसको परिवार में अपनापन नहीं मिलता, उसे प्रेयसी में के साथ नहीं मिलता, मित्रों के साथ नहीं मिलता। हर जगह उसे एक तरह से वह अकेलेपन और अजनबीपन का जीवन जीता है। असंपृक्तता और परायापन और हताशा उसको हाथ लगती है। उसने निर्मला को झकझोर कर उठाया। निर्मला, निर्मला, वह बदहवासी में पुकारता गया। निर्मला चौंक कर उठी और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करने लगी। स्वाभाविक होश में आने लगी। बिजली जलाकर निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर उसने अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज़ में पूछा, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो ना निर्मला? कम से कम मुझे तो पहचानती हो, क्योंकि इस दिल्ली जैसे महानगरीय जीवन में, यांत्रिक युग में और औद्योगिकरण के इस जीवन में हर मनुष्य अपनी पहचान खोता जा रहा है और अकेलेपन में जीना चाहता है। और जो व्यक्ति संबंध जोड़ता है, परिचय बढ़ाता है, वो केवल स्वार्थों के लिए बढ़ाता है, बल्कि सब एकांकी हैं। पड़ोसी तक को नहीं जानता, सामने वाले से बातचीत नहीं होती। बस केवल इस यांत्रिक युग में, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में वो बस अपने जीवन की दौड़ लगाए जा रहा है। निर्मला आंखें फाड़ कर देखने लगी और आश्चर्य भरे स्वर में बोली, क्या हुआ आपको? वह निर्मला को ताकता रहा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रही और उसके मुंह से कोई बात न निकली। यानी वहाँ पर भी वह अपनापन खोज रहा था, लेकिन अपनी पत्नी में भी उसे कहीं अपनापन नज़र नहीं आ रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महानगरीय जीवन की कहानी है। दिल्ली जैसे महानगर की ये कहानी है, जिसमें हमने अभी आरंभ में ही ये पढ़ा था कि इस कहानी में जो है, शुरू से जब हमने आपको इसको देखा था तो मैंने ये बताया था कि इस कहानी में जो पात्र हैं मुख्यतः वो एक चंदर, निर्मला जो उनकी पत्नी चंदर की, और चंदर का एक मित्र आनंद, और चंदर की प्रेयसी इंदिरा। इस कहानी के 3 पात्र हैं।
और इसमें जो 3-4 स्थानों का जो उल्लेख हुआ है, एक तो कनॉट पैलेस, खुला लॉन आता है, टी हाउस आता है, बस स्टॉप है, और सर्वत्र उसे एकांकीपन और अजनबीपन का अनुभव चंद्र को होता है। और इसका उद्देश्य है कि आज के यांत्रिक युग में जो व्यस्तता है, अकेलापन है, अजनबीपन है, दिशाहीनता और लक्ष्यहीनता का जीवन मनुष्य जी रहा है, जिसमें संबंधहीनता, अपनापन कहीं नजर नहीं आता। वो महानगरी जीवन में अपनी पहचान खोते जा रहे मानव की पीड़ा और मनोदशा को उभारना इस कहानी का उद्देश्य है। और इसके जो कहानी का जो मुख्य पात्र हैं चंदर, और उस पर भी हमने चर्चा की थी कि वह अकेलेपन की अनुभूति से युक्त हैं और अपनेपन की तलाश में वह भ्रमित हैं। संबंध जोड़ने तो वह प्रयासरत रहता है, खोखलेपन से दुखी हैं, सरल स्वभाव, इंदिरा का वह प्रेमी है, चिंतनशील, अपनी पहचान खोने का उसे दुख है, महानगरी जीवन से वह दिशाहीन हो गया है, लक्ष्यहीन वह व्यक्ति और सदा आशंकित रहना, और उसे जहाँ जहाँ वह जाता है मिलता है कुछ भी उसे अपना नहीं लगता, सभी जगह परायापन लगता है और हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। और आज की औद्योगिक युग में यानी दिल्ली जैसे इस महानगरी जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान खोता जा रहा है, और स्वाधीनता के बाद जो औद्योगिकरण से नगरों में जो भीड़ भाड़, अलगाव, एकांकीपन जो उभर कर के आता है, जिसमें असंपर्कता है, अजनबीपन है, दिशाहीनता, लक्ष्यहीनता, व्यस्तता आदि का चित्रण इस पूरी कहानी में हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी संचयन की पाठ्य पुस्तक आज की इस ऑनलाइन कक्षा से समाप्त होती हैं। आगामी जो ऑनलाइन कक्षाएं होगी उसमें हम आपके जियो मेहंदी को रंग उपन्यास की हम समीक्षा करेंगे, और उसका PDF बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया। आप एक बार उपन्यास का अध्ययन जरूर कर लें। अगली ऑनलाइन कक्षा से हम आपके उपन्यास का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह है कि इन वीडियोज़ का आप लाइक ज़रूर करें, और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं उनको देख करके, तो आपसे आग्रह है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।